Hi students, here's a new chapter for you that we are going to begin. Let's study and revise. Let's begin with the first question. Which of the following are the features of diversification of crop production in agriculture? Diversification का मतलब होता है when we are extending our business, moving ahead in that business. अगर हम उसमें कुछ additions कर रहे हैं या फिर हम अपने business को expand कर रहे हैं, that is called diversification. तो crops के केस में, agriculture के केस में diversification कब होती है? Shifting of single cropping system to multi cropping system, मतलब एक ही field में पहले हम single crop grow करते थे, now we are shifting to मल्टी क्रॉपिंग कि एक ही फील्ड में अब हम मल्टी क्रॉप्स ग्रो करेंगे. ग्रोइंग कैश क्रॉप्स, ठीक है, विच आर सोली ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द मार्केट एंड अर्निंग प्रॉफिट. डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है फॉरेस्ट एरियाज में या फिर एग्रीकल्चर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमने डाइवर्सिफिकेशन कर दी, एग्रीकल्चर को एक्सपैंड कर दिया सो दैट वी कैन मेंटेन अ बैलेंस. ठीक है, कोई भी क्रॉप ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ना हो या बैलेंस मेंटेन रहे. सो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर. Okay, so next question is, in which year was the nationalization of commercial banks started? Commercial banks की nationalization मतलब उन्हें गवर्नमेंट के अंडर हम कब लेकर आए थे. कमर्शियल बैंक्स की नेशनलाइजेशन हमने 1969 में स्टार्ट करी थी when 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. ठीक है, 14 बैंक्स को एक साथ नेशनलाइज किया था 1969 में. ठीक है, सो 1969 में सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज करना स्टार्ट किया था. टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट शुड इंडिया डू? डेमोग्राफिक डिविडेंड नाउ मीन्स व्हेन इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का. जब उसके पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ये पॉपुलेशन लिखा मैंने, उसके पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस होंगे, ठीक है, when there will be any changes in its population structure, then उसका growth potential कितना है. So that is basically demographic dividend. To obtain full benefits of demographic dividend, so what should India do to obtain the full benefits of demographic dividend? ठीक है, तो demographic dividend मतलब अगर population के structure में कोई भी changes आ रहे हैं, जैसे working population increase हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का पार्ट है. डेमोग्राफिक डिविडेंड इस केस में ज्यादा है, ठीक है, when there is more working population as compared to non working population, तो ये चीज हमारे लिए ज्यादा बेटर है. सो इस चीज को हम यहाँ प्रेफरेंस देंगे वर्किंग पॉपुलेशन को. ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन अगर किसी भी कंट्री में ज्यादा होगी देन इट हैज मोर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. तो अगर मुझे फुल बेनिफिट्स चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड के, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, अगर उनकी स्किल्स को हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल की स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं. रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्कीम्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हो रही है. ठीक है, डेमोग्राफी वर्ड ही पॉपुलेशन के लिए यूज होता है. डेमोग्राफिक फीचर्स हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया. यू शुड रिकॉग्नाइज दिस कि यहाँ पे डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू पॉपुलेशन है. तो अगर हम ग्रोथ देख रहे हैं कंट्री की, तो नाउ डेज स्किल्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन एनी अदर थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपने ह्यूमन कैपिटल या अपने लेबर की स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द कंट्री. ठीक है, नेक्स्ट हियर वी नीड टू टेल कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इसमें हमने मैच करना है. इसमें हमने ये नहीं बताना कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, लाइक वी डिड इन मेनी अदर क्वेश्चंस. इसमें हमें नॉर्मली मैच करना है. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले हम माइग्रेशन देखते हैं. माइग्रेशन हमें पता है, व्हाट डज माइग्रेशन मीन? माइग्रेशन मीन्स जब हम एक कंट्री से C1 से C2 में जाते हैं. ठीक है, तो C1 से C2 में जाने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस नहीं हो रहा है इसमें, ब्रेन ड्रेन इज द करेक्ट आंसर. ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब होता है? व्हेन अ पर्सन इज लीविंग हिज और हर ओन कंट्री. एक्चुअली ब्रेन ड्रेन को मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको अच्छे से बताऊं, होता क्या है इसमें, जब हमारे फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी एजुकेशन अपनी कंट्री से करी, इंडिया से, ठीक है, हमने इंडिया से सारी एजुकेशन ली एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन या फॉर फर्दर स्टडीज हम बाहर चले गए,
इसका मतलब अभी तक इंडिया ने जो हमारे ऊपर सारा स्पेंड करा, ठीक है, हमारी कंट्री ने जो अभी तक हमें सारी स्किल्स दी, हमें सारी एजुकेशन दी, वो तो हम किसी और कंट्री में ले गए। दैट मीन्स ब्रेन यहाँ ड्रेन हो गया, ब्रेन कहीं और चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम अपनी कंट्री को छोड़ के जाते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। तो ए का तो 3 है, ये ऑप्शन भी कट, ये भी कट एंड ये भी कट। एलिमिनेशन मेथड वैसे बेस्ट मेथड होता है, बट इवन देन वील हैव अ लुक ऑन ऑल द अदर ऑप्शंस एज वेल। बी का 4, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का अगर लो लेवल है देन रिडक्शन, इसमें पर कैपिटा की बात नहीं होगी। मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बी का है 4। मतलब सपोज अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करने गए, हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत कम है, इसका मतलब वो जो इंटरव्यूअर है, he or she will not accept me because there is a mismatch between their required skills and my academic standards, right? तो हम दोनों मैच नहीं करेंगे, then I am not suitable for that particular job। तो B का हो गया 4। C इज पॉपुलेशन का अगर हाई ग्रोथ रेट रहेगा, अगर ऐसी पॉपुलेशन इनहैंस होती रही, इंक्रीज होती रही, तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे, रिडक्शन इन पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज वी नो पॉपुलेशन के ज्यादा होने से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है, ठीक है, पॉवर्टी भी इनहैंस होती है, देन जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज्यादा यूज होते हैं, और व्हाट एल्स, रिसोर्सेज में वी कैन से हाउसिंग प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, वाटर इश्यूज भी आ जाते हैं, हर चीज के इश्यूज इंक्रीज ही होते हैं। सो धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बहुत कम होने लग जाएगी। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है स्टाफिंग, ठीक है। ऑल ऑफ अस माइट हैव स्टडीड समवेयर और द अदर, हमने कभी मैनेजमेंट अगर पढ़ा हो तो उसमें स्टाफिंग एक फंक्शन होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी कंपनी के इस प्रोजेक्ट को या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोगों को रखना है, ठीक है। सो अगर हमारी इनएडिक्वेट है ये प्लानिंग, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो मुझे इसलिए अपनी कंपनी के लिए हमेशा मैन पावर प्लानिंग बहुत ही सोच समझ के करनी पड़ती है, राइट। सो डी का आंसर है 2। In 2009, the government of India enacted the dash to make free education or fundamental right of all the children in the age group of 6 to 14 years. 6 से 14 years की एज में सबका फंडामेंटल राइट है कि उन्हें फ्री एजुकेशन मिली जाए, राइट। तो ये हमें पता है, ये RTE एक्ट है हमारा, ठीक है, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। नाउ दिस इज समथिंग, अगर मुझे ये चीज नहीं भी मैंने पढ़ी अपने एग्जाम के लिए, यू कैन हैव एन आइडिया कि यहाँ पे बात एजुकेशन की हो रही है। नेशनल असिस्टेंस तो बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, नेशनली अगर हम असिस्ट कर रहे हैं सोशली लोगों को। हेल्थ मिशन यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सो ऑल द अदर ऑप्शंस आर नॉट सुटेबल। तो डेफिनेटली ए ही बनता है यहाँ पे। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको ईयर भी पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 में आया है, ठीक है। एंड हाँ, वैसे इन्होंने इन 2009 यहाँ पे लिख दिया है, बट इसका जो इनएक्टेड मतलब व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये इसका 2009 है। Read the following statements and choose the correct alternative. In the year 2011-12, as per NSSO data, female rural graduation was 5%. The rate of employment among youth males who studied graduation in rural areas was more than 30%. Okay. अभी ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है कि 11-12 में क्या फीमेल की जो रूरल ग्रेजुएशन परसेंटेज है वो 5 थी या नहीं, राइट। तो एंड सेकेंड में वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड इन रूरल एरिया वाज मोर देन 30%। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सी, ये बात तो सच है कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सो 2 इज ट्रू हियर। इन ईयर 2011-12 एज पर NSSO कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका यही काम होता है टू चेक द बेसिक फैक्टर्स जो भी कंट्री से रिलेटेड है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। सो फीमेल की रूरल ग्रेजुएशन क्या सिर्फ 5% थी? सो ये मेरा जो आंसर है ये फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 1 इज फॉल्स एंड ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू,
ठीक है, तो आपको इसमें NSSO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए एंड सेकेंड में आप यहाँ पे आइडिया भी लगा सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं याद कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो सकता है. ओके, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द 12th 5th ईयर प्लान? सो बेसिकली 12th 5th ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, let's see which of the following is the correct option. To make India top exporter of capital goods, ये भी नहीं था. This is something कि अगर आप पढ़ के गए हो आप इसका आंसर तभी दे सकते हो, अदरवाइज तो हम इसमें से कोई भी तुक्का लगाएंगे, right? So this is how you should, I am getting these questions so that you can have an idea कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इसका फैक्टर नहीं है 2020-21 वाला. टू रेज द GER एट स्कूल लेवल बाय, ये हमारे दोनों ही गलत है, ठीक है. इसमें हायर एजुकेशन था, इसमें स्कूल लेवल था. यहाँ पे आंसर है नन, क्योंकि आप ये चीज नोट कर सकते हो कि 12th 5 ईयर प्लान का जो फंक्शन था, जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव था, टारगेट कह दो, ऑब्जेक्टिव कह दो, कुछ भी आप कह सकते हो, प्रायोरिटी भी कह सकते हो. अगर तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा आपने इसमें ऑब्जेक्टिव ही बताना है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह होनी चाहिए कि हमारी आगे की जनरेशंस भी उनका यूज कर पाए. दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. देन इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, UHC भी आ जाता है इसमें, दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. तो कंट्री में इसको एस्टैब्लिश करना, ये भी इसका फंक्शन था. ये 2-3 इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे. सो डिपेंडिंग ऑन द आप सिलेक्ट कर सकते हो. देन इज 2 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड वी नीड टू चूज द करेक्ट वन. इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ownership of asset. Second is urban poor are mostly an overflow of rural poor. अब क्या है, इकोनॉमिस्ट यूजुअली पुअर को क्या उनकी ऑक्यूपेशन की, वो क्या काम करते हैं उसके बेसिस पे एंड उनके पास कितने एसेट हैं, उनके पास हाउसेस हैं या नहीं, कितने व्हीकल्स हैं, ऑब्वियसली इसी पे ही करते हैं. तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है. स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं अर्बन एरियाज में जो पुअर लोग होते हैं वो बेसिकली ओवरफ्लो है रूरल पुअर का, ठीक है. तो यहाँ पे ओवरफ्लो का हम मीनिंग ये कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज में आकर भी जो पुअर लोग हैं वो बेसिकली आए तो रूरल एरिया से ही हैं, तो वो रूरल वाले लोगों का ही एक ओवरफ्लो में आ गया, राइट. सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर A. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इशू इन रूरल डेवलपमेंट? कौन सी चीज रूरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? रूरल क्रेडिट तो इंपॉर्टेंट है, क्यों है, टाइमली क्रेडिट, लोन्स, बोरोइंग्स होती रहे. रूरल मार्केटिंग भी ठीक है कि अगर रूरल एरियाज में कोई भी जैसे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है या कोई भी प्रोडक्ट्स है उनकी मार्केटिंग, वहां के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना, मतलब वहां के लेबरर्स को ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल्स, एक्सपर्टीज देनी. टूरिज्म इज समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, राइट. सो यहाँ पे हमें मेन की पॉइंट्स देखने होते हैं एंड कोई भी पॉइंट अगर हमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि इट इज नॉट रिलेटेड और नॉट इम्पॉर्टेंट, देन वी विल just cross it out. Which one is not a government measure to improve the agricultural marketing? Agriculture की marketing के लिए कौन सा important नहीं है गवर्नमेंट मेजर? रेगुलेशन ऑफ मार्केट, बिल्कुल सही बात है. अगर मार्केट को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी, MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है फॉर द फार्मर्स कि इतना मिनिमम तो फार्मर्स को मिलेगा ही उनके क्रॉप्स के अगेंस्ट. सो अच्छी बात है, ये तो रेगुलेशन होनी चाहिए. कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज समथिंग इन विच ऑल द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत पूरा कोऑपरेट करते हैं, तो ये ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये भी ठीक है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना सो दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे जल्दी से पहुंच जाएं, सिंस दे आर पेरिशेबल इन नेचर. मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पेरिशेबल ही होते हैं, सो टाइमली डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. इसमें ज्यादा अगर टाइम लगेगा तो फिर लॉस होने के चांसेस होते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर में वही रोड्स, बिल्डिंग्स, हाईवेज, ठीक है, एंड ऑल दैट. सो यहाँ पे नन इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. वाई फार्मर्स नीड रूरल क्रेडिट? क्यों चाहिए होता है उन्हें? सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ताकि वो ट्रैक्टर, ट्यूबवेल या कोई भी इरिगेशन मटेरियल इफ दे वांट, कोई भी एनिमल्स उन्हें परचेज करने हो, कोई उन्हें प्रीवियस लोन उन्होंने पहले लिया हो फ्रॉम अ मनी लेंडर तो उसको अगर रीपे करना हो, तो ऑल ऑफ द अबव आर द रीजन. रूरल क्रेडिट का मतलब होता है रूरल एरियाज में जो लोग बोरोइंग्स करते हैं, क्रेडिट मांगते हैं, उधार लेते हैं, देन व्हाट इज द रीजन? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट
अबाउट ऑपरेशन फ्लड। ये ऐसे एक टर्म है विच इज रिलेटेड टू रूरल एरियाज, कि वहां पर क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फार्मर्स अपना मिल्क पूल करते हैं, पूल मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है। तो वो जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट क्वालिटीज का, उन्हें पूल कर देते हैं, पूल मतलब एक साथ ले आते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, दिस यू नीड टू लर्न कि ऑपरेशन फ्लड टर्म बेसिकली मिल्क के लिए यूज हो रही है, आप याद रख लेना। फ्लड मतलब जैसे वाटर के फ्लड्स आते हैं, सिमिलरली यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है, मिल्क की, ऐसे हम इसको याद रख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अडॉप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर से बाहर की ऑक्यूपेशन है? एनिमल हस्बेंड्री, नो, ये तो वही है, एनिमल्स से रिलेटेड है, सो एग्रीकल्चर है ये। फिशरीज, फिशरीज मतलब रिलेटेड टू फिशेस। एंड नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? प्लांट्स को कल्टीवेट करना, ठीक है, गार्डन्स को करना, एंड टू प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली ये होता है इसमें। सो ये भी एग्रीकल्चर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नन ऑफ द अबव, ये मेरा आंसर है। लॉन्ग पीरियड क्रेडिट इज नीडेड फॉर व्हाट? लॉन्ग पीरियड क्रेडिट का मतलब अब यहाँ पे हो जाएगा कि थोड़े ज्यादा टाइम का क्रेडिट। अब आपको उस वे में सोचना है कि हमें अगर ज्यादा टाइम के लिए पैसा उधार चाहिए, देन व्हाट कैन बी द रीजन? कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, अगर मुझे किसी भी फील्ड के बाहर फेंसेस लगानी है तो उसके लिए मुझे कोई लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा काम है एंड इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले, राइट? Purchase of seeds and manures. Now this is something which can be used with the help of working capital only. जैसे अगर हम रॉ मटेरियल देखें तो ये बेसिकली रॉ मटेरियल है ना एग्रीकल्चर का, तो रॉ मटेरियल के लिए हमें कभी भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे मोटे अमाउंट से भी यू कैन मैनेज। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी इज ऑल्सो समथिंग फॉर विच यू डोंट नीड अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट की नीड नहीं है। लॉन्ग पीरियड क्रेडिट हम तब लेते हैं जब हमें बहुत बड़ी अमाउंट की नीड हो एंड कोई बहुत बड़ा एसेट के साथ बात हमारी लिंक्ड हो। परचेज ऑफ एडिशनल लैंड इज द करेक्ट आंसर। अब लैंड एक बहुत बड़ी एसेट है, ठीक है, और इसके लिए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं चलेगी, यू नीड अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर दिस, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल का मतलब है वो इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करते हैं फार्मर्स को या रूरल एरियाज में जो वर्क करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये लोन्स देती हैं। कॉमर्शियल बैंक्स तो हैं ही लोन्स देने के लिए, एंड RRBs आई टॉक्ड अबाउट दीज बैंक्स ऑल्सो इन वन ऑफ माई वीडियोज, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नबार्ड होता है वो एपेक्स बैंक है, ठीक है, एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ये कोई एज सच दे आर लीगल, बिल्कुल लीगल है ये, बट दे वर्क फॉर सोसाइटी के बेनिफिट के मोटिव से वर्क करती हैं ये। कमर्शियल बैंक्स का हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, सोर्सेज हैं बेसिकली जहां से रूरल क्रेडिट लोगों को अवेलेबल होता है। इन द फॉलोइंग नाउ वी नीड टू रीड बोथ असर्शन एंड रीजन। हॉर्टिकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड, मैंने आपको अभी बताया इससे रिलेटेड है, प्लांट्स का ध्यान रखना, फूड एंड ऑल प्रोवाइड करना, ठीक है, to the rural population. Various horticulture activities have improved the economic conditions of many farmers. Such activities have become a lucrative source of livelihood for many women in rural India. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसने एक वाइटल रोल प्ले करा है हॉर्टिकल्चर ने, और नीचे साथ में मैं देख रही हूँ कि रीजन ही दिया हुआ है क्यों वाइटल रोल, क्योंकि इसने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया है। बिकॉज ऐड कर देते हैं यहाँ पे भी, ये मैंने स्टेटमेंट देख ली, यहाँ पे मैंने बिकॉज ऐड कर दिया। नाउ वी विल रीड इट अकॉर्डिंगली। अब हम इसको बिकॉज की हेल्प से रीड करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉर्टिकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन बिकॉज वेरियस हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज हैव इम्प्रूव्ड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मेनी फार्मर्स, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं इन्होंने काफी वुमेन को एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी दिया है, राइट। सो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब होता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है बेसिकली फार्मर्स के लिए होता है द मिनिमम प्राइस दैट अ फार्मर शुड गेट फॉर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ हिज क्रॉप, ठीक है। कोई भी क्रॉप के लिए ये गवर्नमेंट सेट करती है एक्चुअली। तो अब जैसे इसका हम डायग्राम भी ऐसा ही कुछ बनाते हैं। होता क्या है कि अब कई बार मार्केट में अगर किसी भी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, नहीं सॉरी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई एंड सप्लाई बहुत ही कम है,
तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के केस में ना मोस्टली इट इज ऑपोजिट। इसमें क्या होता है, हमेशा डिमांड कई बार कम हो जाती है सप्लाई से, मतलब फार्मर्स ने इतना ज्यादा बना दिया लेकिन कोई परचेज ही नहीं कर रहा, तो मार्केट में बहुत डाउन चला जाता है इसका रेट, एंड ड्यू टू दिस फार्मर्स फेस ह्यूज लॉसेस। उन्होंने मनी उधार ली होती है अपने मनी लेंडर से, वो उनको रिटर्न भी नहीं कर पाते। सो बेसिकली मार्केट में अगर ये प्राइस चल रहा होता है ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा ऊपर करके सेट कर देती है कि इतना नहीं देना, बहुत कम है ये, इतना तो कम से कम देना है हमने फार्मर्स को। ये P मेरा ओरिजिनल है, P1 इज द न्यू प्राइस, सो गवर्नमेंट सेट कर देती है P1 प्राइस पे, ठीक है, कि इससे थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा कर देना है सो दैट फार्मर्स ऑल्सो कैन अर्न समथिंग। तो ये हम फार्मर्स के लिए करते हैं। फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट डैश एंड डैश फ्रॉम मरीन सेक्टर। जो फिशेस की प्रोडक्शन है वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, एक तो है 64% एंड एक है 36%। एक्चुअली सम तो इनका 100% ही होगा एंड सबका 100 ही बन रहा है ऑप्शंस में, तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेजेस, अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाली नहीं होती, यू नीड टू लर्न इट, राइट? तो काइंडली लर्न दीज परसेंटेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट द ग्लेयरिंग डेफिशिएंसीज ऑफ रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर इनवेरिएबली बीइंग टाइड टू कोलेटरल, मतलब यहाँ पे है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है और साथ में कोलेटरल की भी बात हो रही है। तो कोलेटरल मतलब जो हम मॉर्गेज करते हैं कोई चीज, इफ वी वांट टू हैव अ लोन, तो यहाँ पे ये रीजन नहीं है, लैक है ये। लैक इन रिकवरिंग ऑफ लोन्स ओइंग टू पॉलिटिकल रीजन की यहाँ पे कोई बात नहीं होती, रिकवरी ऑफ लोन्स पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं होते, तो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई भी नहीं है। नेक्स्ट अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट मनरेगा, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देन पोषण अभियान है, नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है। अब हमें इसमें क्या बताना है, करेक्ट चूज करना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, तो इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग की बात नहीं हो रही, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? मिड डे मील स्कीम। क्या इसमें गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है? नहीं, एक्चुअली ये ए का है आंसर, ये ए की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी, मैं बाकी रॉन्ग क्यों है वो भी आपको मार्क करके दे रही हूँ, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, ओके। पोषण अभियान है, मिड डे मील स्कीम, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। मिड डे मील मतलब मील्स प्रोवाइड करना ताकि उनके फूड और न्यूट्रिशियस जो कंडीशंस है उन्हें इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये एकदम करेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम सोसाइटी को हेल्प करते हैं, कोई सोशल बेनिफिट्स देते हैं, ये एकदम करेक्ट है कि हम उन्हें पेंशन दे रहे हैं, दिस इज गुड। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, कंप्लीटली करेक्ट, सी। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, दैट इज इम्प्रूव, ये इम्प्रूव वाला नहीं है, ये है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। Which of the following are functions of agriculture marketing? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पता ही है हमें, अब नॉर्मल मार्केटिंग, अगर एग्रीकल्चर वर्ड यहाँ नहीं भी होता, नॉर्मल मार्केटिंग में सारे फंक्शंस होते हैं, असेंबल करना, उन्हें ग्रेड करना। ग्रेड मतलब जैसे मार्केट में हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस ऑफ राइस होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज की राइस प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रेडिंग उनको कहते हैं। थोड़ी सी कम क्वालिटी, फिर उससे ज्यादा क्वालिटी, उससे और ज्यादा अच्छी क्वालिटी, उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। स्टोरेज करना, उनकी ट्रांसपोर्ट करना, उनकी पैकेजिंग करना, तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर हैज डैश ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। ग्रोथ रेट धीरे धीरे डेसेलरेट हुआ है, दैट इज धीरे धीरे कम हो गया है, ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्रीज एंड ऑल भी ज्यादा अब हो गई हैं इन द कंट्री, सो आफ्टर द रिफॉर्म्स धीरे धीरे ग्रोथ रेट gradually it has reduced. The Prime Minister urged to increase this rural income by increasing the non-farm activities. Non-farm activities में बाकी सब चीजें आ जाती हैं जो फार्मिंग से लिंक्ड नहीं है, एग्रीकल्चर से लिंक्ड है बट एग्जैक्टली फार्म में नहीं होती, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देन पोल्ट्री, हैंडलूम, ये सब कुछ। प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड इनकम भी रेज करते हैं और रिस्क भी कम करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, नॉन फैम एक्टिविटीज की बात यहाँ हो रही है। क्यों इंक्रीज कर दिया रूरल इनकम इससे? क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एवेन्यू देते हैं। अब सब लोग अगर एक ही बिजनेस में रहेंगे, सब लोग अगर एग्रीकल्चर में रहेंगे, देन नोबडी विल बी एबल टू अर्न, ठीक है। सो अर्निंग का एक और बेसिकली ऑप्शन दे दिया कि हाँ इससे भी हम अर्न कर सकते हैं, राइट। सो ये
this both are correct and R is the correct explanation. लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बेसिकली किस टाइप का सोर्स होते हैं रूरल क्रेडिट का? क्या ये इंस्टीट्यूशंस हैं? नो. इंस्टीट्यूशन में हमारे वो आते हैं जो हमने पहले पढ़े थे, आरआरबीज, देन कॉमर्शियल बैंक्स, नबार्ड, ये सब आते हैं. नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ये, जो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो ज्यादा भी चार्ज करते हैं. ठीक है, ये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं एज कंपेयर टू पीपल, ओके, एज कंपेयर टू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. बट होता क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं. दैट इज वाई पीपल प्रेफर कि हम इतना टाइम वेस्ट ना करें, इतनी फॉर्मेलिटीज में ना पड़े, सो दे प्रेफर मनी लेंडर्स. बट अदरवाइज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज मच बेटर. तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं. Which approach was adopted by India in 1969 to meet the needs of rural credit? Okay, so 1969 में कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करी गई थी इंडिया के थ्रू टू मीट द नीड्स ऑफ रूरल क्रेडिट? सोशल बैंकिंग. एक तो सोशली, जैसे सोशल बैंक्स जो होते हैं, ठीक है, सोशल बैंकिंग मतलब फॉर सोली वर्किंग फॉर द सोसाइटी. मल्टी एजेंसी मतलब मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिर्फ लोन नहीं देने, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दे देनी, या फिर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या सब कुछ आ जाता है उसमें. सो बोथ ए एंड बी इज माय करेक्ट आंसर. दोनों ही इसमें इंक्लूड होती हैं, राइट? So this was all from this topic. I'll see you again in the next video.